कोहरे में कैद रंग। लीजिए प्रस्तुत है अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित प्रख्यात कथाकार श्री गोविंद मिश्र के लिखे उपन्यास पर आधारित रेडियो रूपांतर कोहरे में कैद रंग की 7वीं कड़ी। रेवा का रहस्यपूर्ण चेहरा मुझे उकसाता था। जैसे उसे देखकर मेरे मन में कई सवाल उठते थे। वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। भले ही उस तक पहुंचने की कोई अस्पष्ट सी पगडंडी भी दिखाई नहीं देती थी। उस रात रेवा के घर खाने पर गया। वो ज्यादातर इंतजाम में लगी रही। राकेश से मेरी बातें इधर उधर की तो होती रही, लेकिन मैं सोचता रहा कहां ये बातें और कहां रेवा के साथ होने वाली बातें। एक बात मैंने और गौर की, राकेश रेवा या अपने घर के बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। पर ऐसा क्यों? बाद में रेवा से इस बारे में मुझे मालूम हुआ। रेवा, मुझे लगता है कि राकेश तुम्हारे या अपने परिवार के बारे में कोई बात चलने पर बात का रुख बदलने लगता है। हाँ, आपने सही समझा। पर इसकी वजह पता नहीं, मगर राकेश का मानना है क्या? यही कि पत्नी बेशक बिल्कुल स्वतंत्र रहे, जहां चाहे घूमे फिरे, लेकिन जिस दिन से कोई बाहरी आदमी पत्नी से संबंधित किसी चीज पर उसके पति से बात करना शुरू कर देना तो समझो उसी दिन से पति पत्नी के बीच दरार आ गई। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। हाँ, और राकेश ये भी मानता है कि परिवार माता पिता और बच्चों के बीच का मामला है। इसलिए अगर कभी उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने अत्यधिक लाड़ प्यार से बच्ची को बिगाड़ रहा है, तो जानते हैं राकेश ने उन दोस्तों से भी संबंध तोड़ लिए। राकेश भाई राकेश, ये तुमने खूब कहा। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं। हाँ, वैसे हमारे इस इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे तिनके फंसाए घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि दूसरे उनके ये तिनके नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा भाई, किसी को चोर कहे बगैर चोर कहने का ये तुम्हारा तरीका खूब है। सिर्फ तिनके का हवाला देकर कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तिनके फंसाए घूमते रहते हैं। अरे आप लोग चोरों की इस चर्चा में चाय पीना मत भूलिए। अरे हाँ, चाय ठंडी हो रही है। हाँ भाभी, लो विकास, ये चाय तुम्हारी। चीनी 1 चम्मच ना। वैसे मैं ले रहा हूँ। हाँ ठीक, थैंक यू। आपने भी खूब अनुप्रास का प्रयोग किया। चोरों की इस चर्चा में चाय। भाई वैसे गौर करो तो इस किस्म की चर्चा से ज्यादा रस न किसी चाय में है न शरबत में है। अरे विमला, अंदर तो आओ। क्या बात है विमला? मैंने आपको ये बताना था कि कल मैं आ नहीं पाऊंगी। कल आ नहीं पाऊंगी? क्यों? वो ना मेरे देवर के बिटुआ हुआ है, वहीं जाना है। क्यों? अभी पीछे भी तो गई थी तुम अपने देवर के यहाँ। वो उसकी बेटी की सगाई पर गई थी बीबी जी। क्या बेटी की सगाई भी हो रही है और बेटा भी हो रहा है? सारे काम चल रहे हैं साथ साथ। कितने बच्चे हैं उसके? 6 बेटियों के बाद बेटा पाया है। बेटा पाया है? वाह वाह, क्या चीज पाई है। और अरे अब तुम उसकी क्लास ही लेती रहोगी। जाओ जाओ, ठीक है। हाँ, मगर परसों जरूर आ जाना। जी बीबी जी, नमस्ते, शुक्रिया। भगवान आपको बहुत खुश रखे। परसों जरूर आ जाऊंगी। ठीक है विमला। अरे भाभी जी, आप भी तो बस कमाल है। रेवा भी कमाल है। अरे बेटा, नहीं, ये चॉकलेट देखो बेटा, जमीन पर गिर गई है। नहीं खाना इसे। चॉकलेट देना मम्मी। दो, इधर दो बेटा। ओहो, ये चॉकलेट गिर गई तो दूसरी दो ना उसे। दो ना। पता है आपको, सुबह से 3 खा चुकी है। आदत बिगड़ती जा रही है इसकी। चॉकलेट दो, पढ़ाई नहीं करूंगी। आओ बेटा, इधर आओ, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें चॉकलेट। वैसे राकेश, भाभी ठीक कह रही हैं, बच्चों की आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। हाँ राकेश,
फिर यही आदत बाद में परेशानी का रूप ले लेती है। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी पर मुझे किसी सीख या लेक्चर की जरूरत नहीं है। अपनी बच्ची को शायद मैं बेहतर समझता हूँ। रेवा, मैं इसको चॉकलेट दिलवा कर लाता हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, मुझे कहीं पहुँचना है। मैं भी निकलता हूँ। ओके भाभी, बाय। अच्छा, बाय। बाय भाभी। बाय, सी यू। ओके मम्मी। ओके राकेश, बाय। लगता है नाराज होकर चले गए। राकेश, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं ये। ओहो छोड़ो, ये दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता। सब दूसरों का घर फूंक कर तमाशा देखना पसंद करते हैं। ये हमारी बच्ची है, हमें सिखाने वाले दूसरे होते कौन है? ये सिर्फ हमारा मसला है और हमारी बच्ची जब बड़ी हो जाएगी तो हमारे और उसके बीच का मामला होगा। और इन बिना मांगे सलाह देने वाले दोस्तों से तो मैं समझता हूं संबंध तोड़ लेना ही बेहतर है। राकेश, रेवा ने बताया था कि राकेश ने बच्ची को शुरू से ही मां की तरह पाला था और वो रेवा अपनी बच्ची यानी अपने इस परिवार को लेकर बहुत पॉजिटिव था। शायद वही उसकी दुनिया थी, उसके बाहर कुछ नहीं। खैर, उस रात खाने के बाद जब मैंने विदा ली तो रेवा ने भांप लिया था कि मुझे खाने के अलावा और कोई तृप्ति नहीं मिली। चलते समय मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराई। उन चंद पलों में आंखों ने ही आंखों से ना जाने क्या कह दिया, खासकर कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। फिर एक शाम रेवा से अचानक कैंपस में घूमते वक्त मुलाकात हो ही गई। नमस्कार रेवा जी। अरे आप? नमस्कार नमस्कार। क्यों चौंक गए थे आप? अरे नहीं नहीं, हाँ। कैसी बातें करते हैं आप। और बताइए, इधर कैसे? लगता है शाम की सैर पर निकले हैं। हाँ, शाम के वक्त पक्षियों की इस चहचहाहट के बीच सैर करने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही एहसास। अब देखो ना, कितने सजग होते हैं ये पक्षी एक रात की आवाज के लिए ही है, और जबकि इंसान अपनी जिंदगी के अहम फैसले यूं ही कर डालता है। पर जरूरी तो नहीं कि सजगता से लिए गए फैसले आखिरकार सही साबित हों। दुनिया में अक्सर उल्टा ही देखा जाता है। हमारा सोचना हमें धोखा दे जाता है। तो क्या सोचना नहीं चाहिए? क्यों नहीं? हाँ। पर मेरा ख्याल है उतना ही जितना हमारे पूरे मिजाज से मेल खाता हो। उसके बाद तो चीज़ों को उसी स्वाभाविकता में लेना चाहिए जैसे कि वो आती हैं। हाँ। अक्सर एकाएक होने वाली चीज़ें हम पर ज़्यादा प्रभाव छोड़ती हैं बनिस्बत उनके जो हम खूब सोच समझ कर करते हैं। तो क्या आपने अपने विवाह को लेकर कुछ सोचा था? हाँ है? सोचा था। क्या? उस समय मेरी जो परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखकर। तब ना तो ये था कि मैं कोई अच्छा कमाऊं देखूं, जो कि मैं खुद थी, ना मुझे कोई रूपवान चाहिए था, क्योंकि पुरुष के लिए कोई आकर्षण मुझ में आज भी नहीं है। फिर? उस वक्त मुझे पति से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी। क्या? सुरक्षा। अगर भारतीय समाज की बात ना होती तो मैं विवाह की बात भी नहीं सोचती। अगर ऐसे किसी समाज में रहना होता जहां औरत अकेली रह सकती हो। राकेश ने प्रस्ताव रखा, मैंने हाँ कर दिया। उस वक्त के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे का कुछ नहीं सोचा? स्वभाव देख लिया है? बस। ठीक रहा? आप देख ही रही हैं, ठीक चल रहा है। स्वभाव जैसा आपने सोचा था वैसा ही निकला ना? हाँ, कुल मिलाकर बस एक चीज उस वक्त नजर नहीं आई। क्या? राकेश को गुस्सा बहुत तेज आता है, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कभी कभी आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए, हाँ, आप और आगे घूमने जाएंगी? नहीं, 3 चक्कर लगा लिए। चाहे तो घर चलिए ना, आपको बढ़िया चाय पिलाऊंगी। वैसे मैं चाय अच्छी बनाती हूँ। हाँ, यूं तो खाना भी आप बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे वो तो विमला ने बनाया था, मैंने तो बस वो ऊपर ऊपर से देखा था। रियली? वैसे किसी दिन आपको भी बनाकर खिलाऊंगी, बस एक सब्जी और रोटी। मेरा मानना है एक ही चीज बनाओ पर मन से बनाओ। सही कहती हैं आप, बिल्कुल। अब अच्छी चीज अगर दिल लगाकर बनाने से बनती है तो एक दिल से ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। गृहिणियां तो एक से ज्यादा चीजें भी बढ़िया बना लेती हैं, पर मैं एक के बाद थक जाती हूँ। राकेश तो मांग करते ही होंगे, हैं?
कभी ये खाना कभी वो खाना। पता नहीं, इच्छा होती होगी तो विमला से कहकर बनवा लेते होंगे। खाने के मामले में हम लोग फंसी नहीं है। Really? अब चलिए, घर भी आ गया बातें करते करते। आइए ना। अब आइए आइए, आपके साथ तो हम हमेशा चलने के लिए तैयार। आइए आइए आइए। मम्मी मैंने कॉपी में सूरज बनाया है। अरे वाह, गुड गर्ल, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है मेरी बेटी ने। ठीक है बेटा, अब ऐसा करो, मम्मा कुछ कहेंगी, मम्मी के लिए कुछ बनाओगी? कुछ और बनाओ। बेटा को क्या पसंद है? एप्पल। एप्पल बनाओगी बेबो? हाँ ठीक है मम्मी। अच्छा जाओ, वहाँ कमरे में बैठकर बनाओ। और आप कहाँ बैठेंगे? कह दूं? आप हाँ, ये ठीक है। बरामदे में तो मच्छर होंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ओके, जल्दी आना। चली गई। पिछली बार घर आने पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार और किया। ड्राइंग रूम छोटा सामान्य सा था। एक सोफा सेट और दीवान, और कोई फर्नीचर नहीं। और हाँ, दीवारों पर 3 सोबर सी पेंटिंग्स। मैं उनमें खोया ही हुआ था कि वो आ गई। क्या देख रहे हैं यहाँ की? कुछ भी नहीं है। आ गई तुम? ये लीजिए आपकी चाय, गर्मा गर्म चाय लीजिए। कितनी अच्छी हो तुम। थैंक यू। देखो, और तो क्या होना चाहिए घर में, सब कुछ तो है यहाँ पर। देखिए, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से घर को रखा है, दूसरों को ध्यान में रखते हुए नहीं। इसलिए अस्त व्यस्त नजर आता है। हाँ, जहाँ सजावट का सामान होता है वहां फिर वही दिखता है, आदमी नहीं। कितने अच्छे से कहा आपने। इसका मतलब इस घर में हम दिखते हैं। हाँ, खास तौर से आप। चाय ठंडी हो रही है। चली गई। सुनो। हो सकता है कि मैं पुरुष था तो मुझे उस घर में नारी ही दिखी। अगर मेरी जगह कोई स्त्री होती तो उसे राकेश दिखता, पर नहीं। राकेश इतना सामान्य था कि पहली बार मिलते ही मैंने उससे कहा था। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर राकेश जी, पर लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं कहीं। हाँ, ऐसा बहुतों को लगता है कि वो मुझसे कहीं पहले भी मिल चुके हैं। क्यों ऐसा क्यों? अरे जनाब, मेरी शक्ल ही इतनी आम है कि भीड़ में मेरी तरह के कितने ही आदमी मिल जाएंगे। क्या खूब कहा। राकेश की सूरत वाकई बहुत आम थी। ऊपर खींचे हुए बाल, बीच में मांग, चेहरे पर बड़ा तिल और सामान्य सी मूछें। उसकी सामान्यता की तुलना में रेवा विशिष्ट लगती थी। खैर, चाय के 2 कप लिए रेवा ड्राइंग रूम में आई और मेज पर रखकर मेरे सामने बैठ गई। ये लीजिए चाय। हो, चाय मेरी कमजोरी तुम समझती हो, हैं? थैंक यू, धन्यवाद। अब ऐसा है कि पिछली बार हम अतीत को लेकर बात कर रहे थे, कुछ याद आया? लोग कहते हैं कि अतीत को लादे फिरना अव्यावहारिकता है, बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि कोई घटनाक्रम या प्रसंग बीतने के बावजूद हमसे अलग ही नहीं होता है? अब चिपका रहता है। आपसे कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ है आपका ये उपन्यास। पढ़ा आपने? हाँ, लेकिन इस सब की अब आज के जीवन में क्या अहमियत है? क्या चाय बनाई आपने? स्वादिष्ट। जवाब नहीं आपका। शुक्रिया। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? अहमियत, जीवन में अहमियत। तो मुझे आप ये बताइए, अगर इसकी नहीं तो फिर अहमियत है किस बात की? जो आप सोचते हैं। हाँ? आज उस सोच को साफ करने के लिए ही तो आसपास की चीजों में, लोगों के जीवन में जाना पड़ता है। आपके लिखे पन्नों में तो अभी सिर्फ 2-3 लोगों की ही पूरी कहानी आई है। हाँ। नाना और दादा, शेष की तो कुछ और भी होगी। हाँ, लेकिन चले, आप कहती हैं तो इन दोनों को ले लेते हैं। देखो, नाना एक ऐसे आदमी हैं जो बाहर से कुछ नहीं लेते, स्वयं को जलाते हुए चलते हैं। जिस लायक वो हैं उसे स्वीकार करते हुए उसी के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। मन में कोई बड़ी उछल कूद नहीं,
कोई मुगालता भी नहीं है। कमियां तो उन्हें जरूर सताती होंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी कितना भरा भरा जीवन लगता है उनका। नाना अगर पतंगा थे तो दादा बैल, जो सिर्फ खटना जानता है। खटते खटते जो स्वयं पशु जैसा हो जाता है और पशु लायक व्यवहार ही मिलता है उसे समाज से। पर ये कोई अच्छी बात तो नहीं। बात अच्छी बुरी की नहीं है, बल्कि यह है कि कितने ही जीवन ऐसे भी होते हैं और आज भी हैं। इस उपन्यास में मैं सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों या उनके कारणों में ना जाकर लिखता हूं सिर्फ जीवन की कहानियां। नाचीज लोगों की कहानियां उठाना चाहता हूं मैं, जो अपना जीवन जैसा भी सामने आता रहे बस जिए चले जाते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे ही जीवन बिताते हैं, जो सामने आया उसे झेलते हुए। तो क्या आप भी अपना जीवन ऐसे ही बिताना चाहते हैं? रेवा जी, ऐसे या वैसे बिताने का विकल्प हमें जीवन देता है क्या? हा? लेकिन इन लोगों की कहानियों से हमें बल तो मिलता है। इन लोगों को कुछ नहीं मिला, फिर भी ये जैसे भी थे जिए, पर जीवन में आस्था नहीं खोई। पर हम अतीत से खुद को अलग करने की कोशिश बराबर करते रहते हैं। इसका मतलब ये कोई अच्छी चीज नहीं। लेकिन इसमें कामयाबी मिलती है क्या? हा? दर्द बनकर वो फिर हमारे भीतर मौजूद रहता है, जैसे कि वो गुजर गया हो और अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ गया हो। इसलिए हम लाख उसे खारिज करें, पर उसकी अपनी अहमियत है। रेवा जी, अगर वर्तमान को ही जीवन की असली चीज माना जाए तो जीवन सिमट कर कितना छोटा हो जाता है। आज की सभ्यता वर्तमान को ही ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि वो उसके व्यवहारिकता, सफलता जैसे मूल्यों से मेल खाता है। अगर देखें रेवा जी, तो वर्तमान भी देखते देखते अतीत हो जाता है। अतीत से आज हमें कोई व्यवहारिक प्राप्ति नहीं होती, तो क्या सिर्फ इसलिए हम उसे खारिज कर दें? आपको अतीत से बहुत लगाव है। ऐसा नहीं है रेवा जी। अब देखिए ना, चाय पीकर मैं यहां से चला जाऊंगा, हाँ, वर्तमान अतीत बन जाएगा और एक कप के दौरान हमारे आपके बीच जो गुजरा वो खत्म। लेकिन क्यों ना हम उसे अपने जीवन में वापस लाएं, हैं? उसका चिंतन करें, उसे गुने या उसका आनंद लें। आनंद कहाँ होता है? वो तकलीफ होती है। तकलीफ ही सही। अगर जो बीत गया उसके होने का हम आभास पाले रखें तो जीवन कितना बड़ा हो जाता है। वर्तमान में सिमटा वो कितना छोटा सा लगता है। आपका अतीत लगता है बहुत सुंदर रहा है, क्योंकि उसे लेकर खासा मोह है आपको। अतीत में सुंदर असुंदर दोनों ही होते हैं, लेकिन सुंदर को ज्यादा रेखांकित किया है आपने। सरस्वती किया जाना चाहिए ताकि लोग देखें कि जीवन में सुंदर भी होता है। अब देखिए कि आपकी ये झील सी गहरी आंखों में मैं देख रहा हूँ अपना वर्तमान है। ये भी तो सुंदर है। अरे वाली समझ रही हैं आप? मैं उसकी आंखों में उतर गया। रेवा अचकचा गई, चाय पीने लगी चुपचाप, थोड़ी अनमनी सी, थोड़ा उलझन में। शायद वो वहां नहीं जाना चाहती थी जहां हम जा रहे थे। मैंने फिर अपनी बात शुरू कर दी। रेवा जी, इस आज को कल जब मैं अपने अतीत की गठरी में बांध लेता हूं तो ये और भी मेरा हो जाता है। लगता है मैं इसे भरपूर जीऊं, वरना वर्तमान में हमारी कितनी दिलचस्पी रह जाएगी। हाँ, क्योंकि उसे तो फट से बीत जाना है ना। आप इसे ज्यादा ही खींच रही हैं। क्या मतलब? आज को जीते हुए क्या कोई ये सोचता है कि कल उसे अपनी गठरी में बांध लेगा? अरे जीवन का प्रवाह इतना तेज है कि उसके बीतने का एहसास ही नहीं होता। मौजूदा पल का यथार्थ बहुत तीव्र होता है। वो ये सब फलसफे सोचने नहीं देता। जीना एक ऐसा नशा है जो नशा जैसा नहीं लगता। सो तो है। वर्तमान में दिलचस्पी ना होने की बात ही नहीं है। ना भी हो तो भी वो आपको लपेट लेता है। हम जीते हैं इसलिए नहीं कि ये लेना है वो छोड़ देना है, या कि ये सुंदर है वो असुंदर है, तो बल्कि इसलिए कि जीवन है। राजा बेटी राजकुमार और सावित्री के यहाँ असुंदर ही असुंदर है, मगर वो जीवन से उतनी ही बंधी है जितनी कि सरस्वती उपन्यास का मैं या मैं की माँ। माँ, ये शब्द सुनते ही मुझे माँ की याद आ गई।
वो चाहती तो शायद सरस्वती मेरी हो सकती थी। बेटा, सरस्वती दूसरी जाति की है। उससे ब्याह अगर करोगे तो बिरादरी वाले हमारे यहाँ खाना पीना उठना बैठना, यहाँ तक कि हमारे दुखों में शामिल होना भी बंद कर देंगे। हमारी बहुत छीछा लेदर होगी। बेटा, हमारे कुल का तो ख्याल करो। आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो संघर्ष किए वो सब इसलिए ताकि तुम जीवन में उन्नति करो, बड़े आदमी बनो, ताकि मैं भी तुम पर गर्व कर सकूं। बेटा, सरस्वती को भूल जाओ। तुम्हारे लिए हमारी ही जाति की कई योग्य लड़कियां मिल जाएंगी। मेरा कहा मानो, तुम उसे भूल जाओ। सरस्वती, उसे कैसे भूल जाऊं? हाँ, वो मेरी ना हुई, मगर उसकी स्मृतियां मेरे साथ साथ चल रही हैं आज भी। तभी रेवा ने मुझसे कहा। सुनिए। हाँ, रेवा, क्या सोचने लगी? बस ये आपने सरस्वती उपन्यास का मैं जैसे कई पात्रों का जिक्र किया था, तो मैं सोच रहा था कि जीवन में ऐसे अलग अलग रंग तो होते ही हैं। ये ठीक है। हाँ। आपका उपन्यास जीवन की तस्वीर तो पेश कर रहा है, मगर ये समझ नहीं आता कि इन पात्रों का उपन्यास के मैं से क्या ताल्लुक है। सिर्फ इतना कि फला उसकी नानी है, फला माँ, एक सरस्वती को छोड़कर। आपका मतलब है कि इसे सरस्वती और मैं के द्वंद्वों, उनकी उधेड़-बुनों तक सीमित रखा जाता? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा प्रासंगिक है एक दूसरे के लिए। हाँ, ये भी हो सकता था अगर इस तरह का उपन्यास लिखा जाता। लेकिन एक भारतीय के अंतस में बैठने के लिए उन लोगों के जीवन को देखना जरूरी है जिनका प्रभाव उस पर बचपन में पड़ा। उन घटनाओं को जानना जरूरी है जो एक किशोर मन में हमेशा के लिए पैठ बनाकर आगे चलकर उसके व्यवहार को प्रभावित करती। अब जैसे देखिए, नाना नानी जैसे उत्सर्ग करने वाले निरी पात्रों की छाया में बड़ा होने वाला लड़का बनेगा तो आखिर क्या? वैसे अभी तक इसमें आगे बढ़कर चीजों को हासिल कर लेने वाला, अपने मन की करने वाला पात्र नहीं दिखा। हाँ, सविता थोड़ी बहुत जरूर है। रेवा जी, हम मध्य वर्ग के लोगों की यही शिकायत होती है। लेकिन उस भारतीय समाज की क्या कहिए जहां ज्यादातर लोग दबे कुचले हों। पुरानी पीढ़ी के वो लोग फिर भी अपने आसपास कुछ सुंदर बना लेते थे, उसे जी लेते थे। जैसे नाना का मैं के दोस्त को रुपया बराबरी से देना, महाराजन का मालिकों के बच्चों को शरण देना। आज के लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब इन निरीह लोगों के बीच पला लड़का जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों के लेने के मौके आने पर क्या करेगा, यह देखने वाली बात होगी। हाँ, और एक बात और, इन पात्रों में लगभग सभी का वैवाहिक जीवन खराब है या है ही नहीं। जैसे राजकुमार राजा बेटी के पिता या मुल्लू मामा। हाँ, दरअसल हमारी समाज व्यवस्था में विवाह, जिसका कि ढोल पीटते पीटते हम थकते नहीं, देखा जाए तो हमारे समाज की सबसे जानलेवा चीज है। हाँ, जो शुरू में ही कुचल कर रख देती है और उसके बाद तो लोग चलती फिरती लाशों के तौर पर जीते हैं बस। क्या आप घूम फिर कर इस उपन्यास में विवाह के विषय को ही अंत में उठाएंगे? हाँ? तब तो आपको पकड़कर मारेंगे लोग। हाँ, देखिए ना, विवाह के खिलाफ जरा कुछ कहा पर गले से नहीं उतरा। पर मेरे मन में विवाह जैसा कोई विषय नहीं है, और ना कि ये उपन्यास किधर जाएगा। हो सकता है पूरा ही ना, पर मुझे ये संतोष रहेगा कि कुछ ऐसे लोगों की कहानियां इसमें दर्ज तो की जो दुनिया में आए और चले गए बेआवाज। इस उपन्यास में अब तक आए लोगों में ज्यादातर अपढ़ या ना सोचने वाले लोग हैं। सोचने वाले लोग जीवन को इस तरह नहीं जीते। ये कैसे कहा जा सकता है? अब रेवा जी, कुछ विशिष्ट लोगों को छोड़कर बाकी शायद ऐसे ही जीते हैं। ज्यादा पढ़ लेने से क्या कोई फर्क पड़ता है, हैं? वैसे भारतीय मानस में दूसरों के लिए करने को ज्यादा आदर से देखा जाता है, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किए गए काम स्वार्थ की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। रेवा जी, नई पीढ़ी तो इंडिविजुअलिटी यानी अपने लिए करने पर जोर देती है। हाँ, आप किस दौर में पैदा हुए इसका असर पड़ता है। जैसे कि उपन्यास का मैं अगर 20-30 वर्षों बाद पैदा हुआ होता या थोड़ा पहले, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन में ज्यादा हिस्सा ले पाता, तो उसका जीवन कुछ और ही होता। हाँ, यही तो नियति है जिस पर थॉमस हार्डी ने इतना जोर दिया है, क्यों? और आज की पीढ़ी तर्क और अपना, इन दो बातों पर जोर देती है। वो नियति या भावना जैसी बातों को नहीं मानती। ये भी अति है। अब दूसरी अति,
जिसमें दूसरों के लिए कुछ करने और उसके लिए भावना रखने से ही परहेज है, जबकि जरूरत है दोनों के मिश्रण की। आप अपना दृष्टिकोण साफ रखते हैं, उसे कह भी लेते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाती। क्यों? बहुत सी बातें घुमड़ती रहती हैं अंदर। ये ठीक है या गलत, कहने लायक है या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए कहने में हिचका भी करती हूँ। वो तो आपने उपन्यास पढ़ने को दिया तो। अरे कह डालिए ना रेवा जी, हम किसी को अपना बनाते ही इसलिए हैं कि कोई तो हो जिससे बेझिझक बातें कर सकें। कई लोगों को जिंदगी भर कोई नहीं मिलता और वो अपने भीतर की बातें लिए हुए दुनिया से चल देते हैं। अब जैसे इस उपन्यास के कुछ पात्र, वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप खिड़की के पार सड़क की तरफ देखती रही जहां अंधेरा बिछ गया था। मैं थोड़ी ही देर बैठा, जानता था इस वक्त उसे बहुत से काम होंगे। बच्ची को देखना, रात के खाने का इंतजाम करना, फिर भी बाहर आकर वो बोली, अब चलिए, थोड़ी दूर तक आपको पहुंचा आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। अब आपके साथ चलना हमें हमेशा अच्छा लगता रहा है। चलिए आइए। ये पक्षी अंधेरे में भी अपनी बात कह लेते हैं ना? आप भी कह सकेंगी मुझसे। ये कहकर मैंने दाहिनी हथेली से नीचे से उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठा दिया। अंधेरे में चमकती उसकी आंखें मेरी आंखों में देखने लगी, जैसे पूछ रही हूं, क्या सचमुच? वो विश्वास टटोल रही थी अपने भीतर या मुझ में। हाँ? तभी उसने मेरा हाथ हटा दिया धीरे से और बोली, चलिए चलिए। हाँ? दरख्तों की छाया से निकलकर हम बाहर की छोटी सड़क पर आ गए और चलने लगे। कोहरे में कैद रंग। अभी आप गोविंद मिश्र के लिखे उपन्यास पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थे शरद तिवारी, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार, निर्देशिका मंजू आलोक, सहयोग मनमोहन जोशी, ध्वन्यांकन और मिक्सिंग शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे कमल कुमार वर्मा, रमा पांडे, अनीता जोशी, सतीश पासी, शरद तिवारी, ईना बोहरा, दीपशिखा जोशी और मनमोहन जोशी। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप आज ही के दिन इसी समय सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया है।